हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम 11th-12th। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे जैसे प्यारे बच्चों सर्दियां बढ़ रही हैं, एग्जाम के प्रेशर की गर्मी भी आपको मिल रही होगी, और इसी गर्मी को और थोड़ा बढ़ाने के लिए और आपके टेंशन को कम करने के लिए प्यारे बच्चों आज एक और वन शॉट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं, यानी राजनीति विज्ञान या सिविक्स जिसे आप कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों एक ही है ना। बिल्कुल, जो यूपी बोर्ड का सिविक्स है ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ध्यान रखना। तो सिविक्स, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उसका एक और यानी बुक 1 का आखिरी चैप्टर वैश्वीकरण या जिसे आप भूमंडलीकरण भी कहते हैं, वो लेकर मैं आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में न सिर्फ हम लोग वैश्वीकरण के चैप्टर को तबाह बर्बाद नष्ट कर देंगे, बल्कि हम लोग बुक 1 को भी ऑफिशियली आज समाप्त कर देंगे। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जो कुछ भी काम वाम कर रहे हो, इधर उधर बैठे हो, कुर्सी बैठ जाओ आराम से, चाय वाय लिए हो तो ले लो, बढ़िया एकदम चुस्की लेते हुए आ जाओ, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हेलो बेटा, राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ, लेट्स स्टार्ट बेटा, बिल्कुल शानदार। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बुला लो अपने दोस्त वोस्त जिसको बुलाना हो। ग्रेट। तो पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण का बेसिक मतलब समझेंगे, ठीक है, कि वैश्वीकरण या जिसे आप भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ठीक है, इसके कई नाम हैं। इसे आप सार्वभौमीकरण भी कहते हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक समझेंगे कि इसका बेसिक मतलब क्या है, ठीक है, क्या है। स्लाइड मैप की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई वो तो नहीं करना है, एमसीक्यू वगैरह तो नहीं कराना है कोई। अच्छा, मैं कर लेता हूं। चलिए एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग जरा एक सेकंड दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक सेकंड दीजिएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ एक सेकंड मुझे दे दीजिए। प्यारे बच्चों सिर्फ एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों दूसरी जो चीज हम समझने वाले हैं, हाँ आ जाइए आ जाइए। दूसरी जो चीज हम लोग समझने वाले हैं वो वैश्वीकरण की अवधारणा, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा किस प्रकार की है, इसके अलग अलग आयाम है ना, इसके कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं, इन चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे। राधे राधे बेटा, गुड इवनिंग, राधे राधे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वैश्वीकरण की आलोचना, यानी कि वैश्वीकरण को किन किन आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो, वैश्वीकरण जाहिर सी बात है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फायदों के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको लेकर उसका क्रिटिसिज्म, उसका आलोचना, उसका विरोध होता है। भारत भी बहुत सालों तक इससे बचता रहा है, देखेंगे वो क्या कारण है। सर संविधान क्लास टॉपर गिफ्ट, बेटा वो गिफ्ट के लिए मैं लाइव आने वाला हूं टेलीग्राम पे, वहां पर मैं बताऊंगा, डोंट वरी मैं बताऊंगा। वो गिफ्ट आपको मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, जो टॉपर था। चलिए अब आइए चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण हम लोग किसको कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत साधारण बातों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, बहुत हल्के में आप समझना चाहें, तो वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को एक जगह लाकर खड़ा कर देना, है ना। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? तीव्र तरीके से एकीकरण हो जाना पूरी दुनिया का। और वो एकीकरण किस प्रकार का? वो एकीकरण सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी, हर तरीके से। यानी जैसे हम एक देश में एक साथ रहते हैं, एक जैसे देश में अलग अलग राज्य एक साथ जुड़ जाते हैं, अलग अलग जिले एक साथ जुड़ जाते हैं, इसी तरह जब दुनिया के अलग अलग हिस्से एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ इकट्ठा हो जाएं, उनका आपस में एक तरह से एकीकरण होने लगे, वो आर्थिक एकीकरण भी हो, सामाजिक भी हो, सांस्कृतिक भी हो, राजनीतिक भी हो, उसे हम लोग भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। सर 12 दिसंबर से पहले कुछ ऐसा कर देना है। बिल्कुल बेटा, टेंशन मत लो। सर अली सर कहां है? बेटा अली सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी अब। तो अब यहां एक बेसिक सी बात लिखिए, जरा समझने की कोशिश करिएगा। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। समन्वय माने समझ, साझेदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और यह प्रक्रिया कैसी है, ध्यान से समझना। यह प्रक्रिया प्यारे बच्चों बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी। बहुत पूछा जाता है
क्यों? क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, तकनीकी भी है। बहुत लोगों को लगता है ना कि वैश्वीकरण का मतलब ये होता है आपस में व्यापार कर लेना। नहीं, वो तो वैश्वीकरण का एक हिस्सा है, लेकिन केवल आर्थिक व्यापार, आर्थिक मेलजोल, आर्थिक जुड़ाव को ही हम वैश्वीकरण नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों। वैश्वीकरण में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी हर तरीके का जुड़ाव देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। हर तरीके का जुड़ाव प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। तो वैश्वीकरण के बारे में अगर थोड़ा सा और हम सरल तरीके से देखना चाहें तो वैश्वीकरण एक प्रवाह है। वैश्वीकरण क्या है? एक प्रवाह है। आयाम पर तो हम आएंगे। एक प्रवाह है। प्रवाह किस चीज का प्यारे बच्चों? प्रवाह किस चीज का? लोगों का, वस्तु का, सेवा का, ठीक है, विचारों का, ठीक है, विचारों का, लोगों का, वस्तु का, सेवा का, विचारों का, पूंजी का, पूंजी का, कहां से कहां? एक देश से विश्व के शेष भागों में, विश्व के शेष भागों में। अब जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है। चलो भाई, सर जी गिफ्ट कब मिलेगा? अरे भैया संडे से पहले मिल जाएगा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी टेलीग्राम लाइव आऊंगा, अभी कल ही आऊंगा। और एक बात और बता दूं, कल शाम को 6 बजे बहुत बड़ा धमाका मैं करने वाला हूं। तो कल शाम को 6 बजे मुझे एक भी बच्चा छूटा तो सबको मैंने कूटा, समझ लेना ऐसा। चलो ध्यान से अब पढ़ते हैं। वैश्वीकरण एक प्रवाह है, एक फ्लो है। प्रवाह माने जानते हो क्या होता है? जैसे नदी बहती है, नदी एक प्रवाह है, ऐसे नदी बह रही है, वैसे ही प्रवाह है। जब देश के एक हिस्से से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों का आना जाना होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आना जाना होता है, विचारों का आना जाना होता है, सेवाओं का, लोगों का, पूंजी, पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, वो सब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दुनिया के विचार मिलते हैं, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं, दुनिया के लोग जुड़ते हैं, दुनिया की पूंजी भी जुड़ती है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात तुमको समझ में आ गई होगी कि जब वैश्वीकरण में लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वैश्वीकरण में देश का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। एक देश का दरवाजा दुनिया के सभी देशों के लिए खुला होता है। और यह कौन सा कंसेप्ट है? यह कंसेप्ट है प्यारे बच्चों पूंजीवाद का। ध्यान से समझना, पूंजीवाद का। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एक बात बताइए, वैश्वीकरण किस विचारधारा के करीब है? हाँ बेटा, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मेरी कमेंट्स भी पढ़ो ना अवनीश सर। बेटा द रोहित शर्मा फैन ऑफिशियल, आपका कमेंट पढ़ लिया। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 2 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए, कमेंट को लेकर टेंशन मत लीजिए, मैं सबसे बात करूंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझते चलिए। मैं चाहता हूं ये समय आपका बहुत कीमती है और इस समय में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख जाए। अब देखो मैं सीधा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जो वैश्वीकरण का कंसेप्ट है वो पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है। पूंजीवाद से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वैश्वीकरण के लिए चाहिए आर्थिक आजादी, आर्थिक आजादी। वैश्वीकरण के लिए चाहिए कि निजी संपत्तियां हो, बाहर के लोग आकर आपके देश में पैसा निवेश कर सके, आप दूसरे देशों में जाके पैसा लगा सके। तो इसके लिए तो पूंजीवाद चाहिए। इसलिए वैश्वीकरण को जो सपोर्ट करने वाली विचारधारा है वो पूंजीवाद की विचारधारा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। और वैश्वीकरण में क्या है? तेजी से प्रवाह हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, लोगों का, विचारों का, पूंजी का, एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि सर एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वस्तु और सेवाएं सॉरी बच्चों, वस्तु और सेवाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, विचार एक जगह से दूसरी जगह, पूंजी एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या नया है? इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, पहले जमाने में भी लोग आते थे जाते थे, ऐसा क्या नया है? तो प्यारे बच्चों नया है इसकी गति। नई बात क्या है? नई बात क्या है प्यारे बच्चों? नई बात है इसकी गति, यानी कि स्पीड। नई बात है इसकी स्पीड। ये जो तरीका है ना, ये जो प्रवाह का स्पीड है वो बहुत तेज हो गया। और कारण क्या है? कारण क्या है कोई बताएगा? वैश्वीकरण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? क्या रीजन है? वैश्वीकरण के इतने तेजी से फैलने का रीजन है प्यारे बच्चों प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको आगे देखें, ठीक है, अगर हम इसको आगे देखें प्यारे बच्चों, है ना, तो वैश्वीकरण
वैश्वीकरण ना, अगर हम कारण की चर्चा करें तो कारण है प्यारे बच्चों प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, और जैसे संचार क्रांति, संचार क्रांति, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इंटरनेट की सुविधा है ना। पहले अगर कोई बात जो है एक जगह से अमेरिका पहुंचानी होती थी तो हो सकता है लिख के वो कागज 4 महीने में जाता, है ना, लेकिन अब क्या है प्यारे बच्चों, आप, मैं लाइव बोल रहा हूं, इंटरनेट से वहां पहुंच जाएगा। तो वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में एक और जो बहुत बड़ा रोल रहा है प्यारे बच्चों, वो टेक्नोलॉजी का रहा है, प्रौद्योगिकी के विकास का रहा है। अभी लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो प्रौद्योगिकी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैंने आपको बताया वैश्वीकरण की विचारधारा किससे मिलती जुलती है, वैश्वीकरण की विचारधारा किससे मिलती है, पूंजीवाद से, पूंजीवाद से। ये दो बातें आप याद रखिएगा। तो वैश्वीकरण जहां अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है, जहां समाज का एकीकरण हो रहा है, जहां दुनिया के देश एक साथ जुड़ रहे हैं, तेजी से उनका एकीकरण हो रहा है, और वहां प्रवाह हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, लोगों का, सब चीजों का। सर अली सर से कह के 4 कोचिंग करवा दो, स्कूल जाना है 4 बजे। अच्छा, संचार माध्यम की वजह से कुछ हो रहा है सर। हाँ जा बिल्कुल सर, मैंने आपको बहुत मुश्किल से ढूंढा, थैंक यू बेटा। रोहित खो नहीं जाती। चलिए, हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग वैश्वीकरण के अलग अलग आयाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, बहुआयामी है। क्या है प्यारे बच्चों, बहुआयामी। वैश्वीकरण जो है प्यारे बच्चों, इसका कोई एक आयाम नहीं है, न इसका एक प्रभाव है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और इसके बहुत सारे प्रभाव हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह भी समझने की जरूरत है। सर ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स, अच्छा मैं बोलता हूं सर, मैंने आपको बहुत मुश्किल से, ओके गोपाल जी पता चल गया। अब देखिए जो सीरियस है वो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अब आगे बहुत मजेदार टॉपिक आने जा रहा है। वैश्वीकरण कैसे बहुआयामी है, आपको कुछ रटना नहीं है। वैश्वीकरण के बहुआयामी होने का मतलब यह है कि वैश्वीकरण का प्रभाव या वैश्वीकरण का क्षेत्र कोई एक क्षेत्र नहीं है, इसके कई क्षेत्र हैं। कौन कौन से, जैसे राजनैतिक, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक। यानी आप ये मान के चलो कि दुनिया भर में राजनैतिक एकीकरण भी होता है, आर्थिक एकीकरण भी होता है और सामाजिक एकीकरण भी होता है। सर ये चैप्टर मुझे नहीं आता, साक्षी बेटा इसीलिए तो समझा रहा हूं। वैश्वीकरण जो है इसके बहुत सारे आयाम हैं, राजनैतिक आयाम भी है, आर्थिक आयाम भी है और सांस्कृतिक आयाम भी है। और जब इसके बहुत सारे आयाम हैं तो इसका प्रभाव भी बहुत सारा होगा। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए राजनैतिक प्रभाव पड़ रहा है तो इसका प्रभाव भी बहुत सारा होगा, आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है तो प्रभाव भी बहुत, आर्थिक आयाम है और सांस्कृतिक आयाम है तो प्रभाव भी होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहां पर क्या है, दुनिया भर के राज्य जो हैं एक साथ जुड़ते हैं, राजनीतिक एकीकरण होता है ना। मान लो पहले क्या होता था, देश अकेले अकेले अपने हिसाब से चलते थे। आज आप देखो कहीं G20 चल रहा है, कहीं WTO जैसा संगठन है, कहीं जो IMF जैसा संगठन है, विश्व बैंक जैसा संगठन है। यानी पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अकेले चल रहा है, एकला चलो बे नहीं है। सभी देशों को सभी देशों से मिलकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण चल रहा है। सभी देश एक दूसरे से अलग होकर तो चल नहीं पाते हैं। जब सभी देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेंगे तो कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ता है, राज्य की संप्रभुता कमजोर होना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बच्चों, और वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है संप्रभुता, सोवरेनिटी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुता। क्या है संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों निर्णय लेने की आजादी। जैसे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका निर्णय। भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा कि रूस से तेल खरीदेगा, ये भारत की मर्जी है। भारत किस देश से अच्छा संबंध रखेगा, किस देश से नहीं रखेगा, ये उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब मैं अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं ले सकूं। एक बच्चा कह रहा है सर वैश्वीकरण का क्या मतलब है, शायद आप लेट हो गए संजय जी, मैं फिर बता देता हूं। वैश्वीकरण का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, समाज, संस्कृति, राजनीति का एकीकरण, पूरी दुनिया का एक साथ आ जाना, दुनिया का एक गांव के रूप में बदल जाना। आजकल वैश्विक गांव का नाम लिया जाता है।
फिर मैंने वैश्वीकरण के बारे में बताया कि वैश्वीकरण एक प्रवाह है, जहां जिस प्रक्रिया में एक देश से दूसरे देश में लोगों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, है ना, पूंजी का आदान प्रदान या प्रवाह होता है। और उसके बाद मैं उसके राजनीतिक प्रभाव में बता रहा हूं कि राज्य की संप्रभुता कमजोर होती है। संप्रभुता माने निर्णय लेने की शक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप कई देशों के साथ मिलकर चलेंगे तो क्या हर बार आपकी ही बात मानी जाएगी? जल्दी बताइए। अरे बोलो मेरे भाइयों, अपने घर में तुमको जो मन करे वो खा लेते हो, जब दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओगे तो क्या जो तुम चाहोगे वही खाना बनेगा? नहीं बनेगा। कभी तुम्हारा दोस्त कहेगा नहीं यार आज केवल फास्ट फूड खा लेते हैं, कोई कहेगा नहीं यार लिट्टी चोखा खा लेंगे, कोई कहेगा नहीं अरे चलो थोड़ा एकदम चिकन उकन देखा जाए, है नालायको, कोई कहेगा नहीं नहीं आज तो बढ़िया मौसम है जो है और यहाँ पे केवल जो है चिली पनीर उनीर बना के खाते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं ऐसा काम। तो प्यारे बच्चों, उसी तरीके से राज्य को बाकी देशों की भी बातें माननी पड़ती हैं, और जब राज्य को बाकी देशों की बातें माननी पड़े तो राज्य की संप्रभुता क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। यानी राज्य का निर्णय लेने की जो शक्ति है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है। पहली कंडीशन, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा, कल्याणकारी राज्य का अभाव। कल्याणकारी राज्य का अभाव, अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। आप जानते हो प्यारे बच्चों की जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, जो वेलफेयर स्टेट होते हैं, वो कैसे राज्य होते हैं? वो होते हैं जो सबके शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सबकी चिंता करते हैं। लेकिन अब वैश्वीकरण आ गया, और वैश्वीकरण किस पे टिका हुआ है? वैश्वीकरण टिका हुआ है, मैंने अभी बताया, पूंजीवाद पे। और पूंजीवाद में क्या देखा जाता है? पूंजीवाद में प्यारे बच्चों देखा जाता है लाभ कमाने की बात देखी जाती है, पूंजीवाद में प्रॉफिट की बात देखी जाती है। तो राज्य कहता है कि छोड़ो अब हम सबके शिक्षा स्वास्थ्य के जिम्मा नहीं लेके चलेंगे, कमाइए और खाइए। तो वैश्वीकरण का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है। दुनिया के बाकी देश कहते हैं, विश्व बैंक कहेगा, आईएमएफ कहेगा, अरे यार तुम अपने देश में सबका ठेका लेके क्यों बैठे हो? आर्थिक सुधार करो, लोगों को कमाने दो, नए नए इंडस्ट्रीज को आने दो, है ना, और तुम अपना जो है टैक्स लेने पे ध्यान दो, तभी तुम्हारा विकास होगा, नहीं तो कर्जे में रहोगे। तो जो राजनीतिक प्रभाव पड़ता है कि जो राज्य है वो कल्याणकारी नहीं रह जाता है, वो ज्यादातर लाभ के विषय में सोचने लगता है। यानी राज्य जो पहले कल्याणकारी काम करता था वहां से अपने हाथ खींच लेता है। एनसीईआरटी कहता है कि राज्य कल्याणकारी कामों से अपने हाथ खींच लेता है। एक तो प्रभाव ये है। तो ये दोनों प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? एक नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा राजनीतिक प्रभाव जो अच्छा प्रभाव है वो ये है, राज्य की सुरक्षा क्षमता का विकास। देखो एक बात समझो, क्यों विकास होगा? क्योंकि गठबंधन बनेगा, क्योंकि हथियार खरीदे जाएंगे। बात समझिए प्यारे बच्चों, एक बात समझो कि जब वैश्वीकरण होगा और दुनिया के देश सभी देशों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन बनाए जाएंगे। चलो भाई G20 बन रहा है, कोई नाटो बना रहा है, कोई आसियान बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो राज्य की जो सुरक्षा होती है उससे मजबूत होती है कि अच्छा ठीक है चल तू मेरा दोस्त है, तुझे कोई मारेगा तो हम भी तुझे मारेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हथियार भी तो खरीदे जाते हैं, पता लगा रसिया से इंडिया S-400 ले रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बनवा रहा है, तो हथियार इकट्ठा करने की वजह से, गठबंधन बनाने की वजह से प्यारे बच्चों राज्य की सुरक्षा मजबूत होती है। और कोई भी कुछ है डीपी लगा ले भैया, अपने में चल रही है कहानी, तबीयत खराब है पर क्या करूं, बोर्ड्स आ गए हैं, बेटा बिल्कुल तबीयत तुम्हें ठीक हो जाएगी, बोर्ड्स पे ध्यान दो और तबीयत पे भी ध्यान दो, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक प्रभाव यह है कि राज्य की संप्रभुता कमजोर होती है, कल्याणकारी राज्य नहीं रह जाता, लेकिन राज्य की सुरक्षा क्षमता का विकास होता है। ये रट लेना मेरे प्यारे बच्चों, यह है राजनीतिक प्रभाव। अब जरा सा देखते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव देखो, आर्थिक प्रभाव में क्या होता है? अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण मतलब भारत की अर्थव्यवस्था चीन से जुड़ेगी, चीन की अमेरिका से जुड़ेगी, अमेरिका की चीन से जुड़ेगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ जुड़ेंगी। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहला प्रभाव क्या देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में
वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि आयात निर्यात तेजी से होगा। ठीक है। और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संगठन भी लाइट में आती हैं। जैसे आप लोगों ने खूब सुना होगा, एक संगठन है बेटा WTO, मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन बताया था, विश्व व्यापार संगठन। एक संगठन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इस तरह के संगठन जो है वो आर्थिक वैश्वीकरण में बहुत क्या हो जाते हैं, बहुत रिलेवेंट, बहुत मजबूत हो जाते हैं। आज आप देखो पूरी दुनिया में व्यापार तेजी से हो रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो अपना काम लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कमजोर है उसको ठीक कर रही है, समझा रही है, अपने सुझाव दे रही है। भारत ने भी जो आर्थिक सुधार किए हैं वो इन्हीं से किए हैं, इन्हीं के सुझाव पे किए हैं। तो प्रभाव क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? हाँ बेटा राजीव, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा, रोजगार के नए अवसर कहां से आएंगे, ये जरा समझना। रोजगार के नए अवसर क्यों? क्योंकि पूंजी का प्रवाह होगा, पूंजी का प्रवाह। अब जरा ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण है तभी तो अमेरिका का कॉल सेंटर इंडिया में खुल रहा है। अमेरिका का कोई कंपनी है और वहां पे कॉल सेंटर खोलेगा, कस्टमर केयर वाला सेंटर खोलेगा तो बहुत पैसा लगेगा। तो अमेरिका कहता है यार इंडिया में लोग अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और 50,000 में मान जाएंगे, तो इंडिया में लाके कॉल सेंटर खोल देता है। तो उसका भी काम हो गया और इंडिया के लोगों को रोजगार मिल गया। तो रोजगार के नए अवसर आ गए। इंडिया का सामान बाहर निर्यात के लिए जा रहा है, डिमांड हो रही है, तो यहां पे बनाया जाएगा तभी तो जाएगा, तो फैक्ट्रीज लगेंगी। तो इससे प्यारे बच्चों क्या होगा, रोजगार का अवसर बनेगा। पता लगा कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज लग रही हैं और भारत के लोगों को, उनको लोग चाहिए सस्ते में, तो भारत के इंजीनियर लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए भारत के डॉक्टर्स लेके जा रहे हैं, तो रोजगार के नए अवसर मिले। बाहर की कंपनी वॉलमार्ट आके यहां पे अपना दुकान खोल रही है, ठीक है ना, अमेजन, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, बर्गर, ये सब के बड़े बड़े, पिज्जा हट के बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो वैश्वीकरण की वजह से रोजगार में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों, रोजगार के नए अवसर आते हैं। और रोजगार के नए अवसर से क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार। अब ये तो अच्छा है, खराब प्रभाव क्या है प्यारे बच्चों? छोटे एवं देशी उद्योगों को नुकसान। अब जरा ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए इंडिया में पहले कैंपा कोला था, कैंपा कोला 10 रुपए का बिकता था। कोका कोला के पास बहुत पैसा है। गुड इवनिंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम का है क्या आपके चैनल पर? बेटा इंग्लिश तो नहीं, अभी हिंदी मीडियम ही चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो छोटे और देसी उद्योग हैं, अब मान लो कैंपा कोला 10 रुपए में बिकता था और कोका कोला वाला आके यहां 5 रुपए में बेचने लगा, तो कैंपा कोला तो बर्बाद हो जाएगा। अमेजन बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा, अभी देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहा है। अब पता लगा सारा सामान अमेजन पे तुम ऑर्डर करके मंगा ले रहे हो, तो छोटे छोटे दुकानदारों की तो हालत खराब हो गई। तो वैश्वीकरण का एक बड़ा बुरा प्रभाव यह देखने को मिलता है कि कई बार जो छोटे किसान हैं, छोटे जो उद्योग हैं, छोटे जो देसी काम हैं, अब पता लगा कि चाइनीज बने खूब शानदार मूर्तियां चाइना से बन के आ जा रही है 10-10 रुपए में। अब यहां पे मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, वो 100 रुपए मेहनत लगती है, 100 रुपए में बनता था, वो सब व्यापार चौपट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइटें लग रही हैं दिवाली में, कोई दिया हाथ का बना हुआ जला ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो देसी व्यापार है, जो देसी उद्योग है, जो छोटे और छोटे उद्योग वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आर्थिक प्रभाव में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही है, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन छोटे और देसी उद्योगों को नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष, जाहिर सी बात है, हो सकता है अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, क्योंकि पूंजीवाद है। मैंने आपको शुरू में बता दिया, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, पूंजीवाद की तरफ जाएगी, तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो सकता है। और यहां पर देखा गया है कि जो छोटे, देखो वैश्वीकरण में क्या होगा, विदेशी कंपनी आएंगी तो पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों को ज्यादा पूछेंगी, वो किसानों को उतना ध्यान नहीं देंगी, या किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, 10 रुपए की चीज खरीद के उसको मार्केट में ले जाके 50 रुपए में बेचेंगी। या अनपढ़ मजदूर जो हैं उनका कोई भला नहीं होगा, जो छोटे छोटे उद्योग वाले लोग उनका भला नहीं होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो प्यारे बच्चों ज्यादा कमाते हैं, छोटे लोग कम कमाते हैं। सर 3 वाला पॉइंट फिर से, तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार ये कि जब नया रोजगार मिलेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा, है ना, बढ़िया घर, वो सुने हो ना, वाह रमेश बाबू, नई गाड़ी, नया बंगला, नई बीवी, मजे में, तो वही वाली बात, जीवन स्तर सुधरेगा। आजकल देखते नहीं हो,
जो साइकिल से नहीं चल रहे थे वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ा रहे हैं आजकल। गाड़ी बगल से निकालेंगे, सू करके बाल ऐसे खड़ा रहेंगे और निकलेंगे बिल्कुल। अब पेट्रोल के बाद फिर घर में दाल खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी जरूर चला रहे हैं। नालायकों, सुधर जाओ। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? जीवन स्तर में सुधार आया है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। सर मेरा नाम किरण है। ओके बेटा, ठीक है। चौथा पॉइंट, छोटे और देसी उद्योगों को नुकसान। मैं इस छोटे उद्योगों को नुकसान का मतलब यह है कि जब बड़ी कंपनियां आएंगी तो बहुत सारा पैसा लेकर आएंगी, उसके सामने हमारी छोटी छोटी कंपनियां टिक नहीं पाएंगी। जैसे मान लो तुम कोई दुकान चला रहे हो और बड़ा अच्छा तुमने दुकान, अपनी मेहनत की कमाई लगा के दुकान खूब बढ़िया बना के दुकान चला दिया। कितना लगाया? 20 लाख। कोई विदेशी कंपनी आई, उसने 100 करोड़ का मॉल बना दिया। अब तुम्हारी दुकान कहां रहेगी? खत्म कहानी। ये चीज है, समझ रहे हो? मैंने ये बताया। चलो, तीसरा प्रभाव क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण में संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल है। वैश्वीकरण में ऐसा नहीं है कि केवल अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं। वैश्वीकरण में ऐसा नहीं है कि केवल जो है जिसको हम कहते हैं कि केवल आयात निर्यात व्यापार की ही चर्चा होती है। वैश्वीकरण में संस्कृतियां भी तेजी से जुड़ती हैं। और एक सही बात है, हां, सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है सांस्कृतिक समरूपता का खतरा। सांस्कृतिक समरूपता या प्यारे बच्चों साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का खतरा। मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। सांस्कृतिक प्रभाव में एक प्रभाव यह देखने को मिलता है, समरूपता मतलब क्या होता है? एक जैसा हो जाना। इसको कहते हैं पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण भी कहते हैं संस्कृति का पश्चिमीकरण। अब देखो, जो छोटी छोटे संस्कृतियां वो ये कहते हैं कि यार ये तो वैश्वीकरण में हर देश एक दूसरे से जुड़ रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी संस्कृतियां तो हमारे ऊपर हावी हो जा रही हैं। पता लगा कि अमेरिका में लोग जींस पहनते हैं तो पूरी दुनिया के लोग जींस पहन रहे हैं। पता लगा अमेरिका में मैकडोनल्ड बर्गर खाया जाता है तो पूरी दुनिया के लोग बर्गर खा रहे हैं। इटली का पिज्जा खाया जाता है तो पूरी दुनिया के लोग पिज्जा खा रहे हैं। हमारी जिलेबी और हमारा जो है वो घाटी छोला कोई खाइए नहीं रहा है, समोसा छोला। तो कहने का अर्थ यह है, मेरा नाम ले लो, ओके इब्राहिम बेटा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो वैश्वीकरण है उसमें यह बड़ा खतरा रहता है कि बड़ी बड़ी संस्कृतियां छोटी संस्कृतियों पर हावी हो जाएं, है ना। एग्जाम्पल के लिए नीली जीन्स की क्रांति, नीली जीन्स की क्रांति। दूसरा उदाहरण, विश्व का मैकडोनाल्डीकरण, विश्व का मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्ड क्या है? बर्गर है, तो मैकडोनाल्ड बर्गर पूरी दुनिया में घूमने लगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ इब्राहिम बेटा, नाम ले लिया तुम्हारा, पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन बेटा जल्दी होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपको सांस्कृतिक प्रभाव में सांस्कृतिक समरूपता आते हुए दिखाई देगी कि बड़ी संस्कृतियां छोटी संस्कृतियों पर हावी हो रही हैं। दूसरा क्या दिखाई पड़ता है? सांस्कृतिक विशिष्टता। सांस्कृतिक विशिष्टता। अब ये ठीक उल्टा प्रभाव है। सांस्कृतिक विशिष्टता मतलब छोटी संस्कृतियों को भी फायदा, छोटी संस्कृतियों को लाभ। ठीक है, छोटी छोटी संस्कृतियों को भी लाभ होता हुआ दिख। कैसे भाई? देखो, आप ये देखो, ये वैश्वीकरण ही है ना कि भारत की दिवाली आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। छठ त्योहार भारत का पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अफ्रीकी कंट्रीज के जो आप देखोगे कि यूएनओ में जाते हैं लोग, तो अपने देश का मुकुट और भाषा और अपने गाने को लेकर वो यूएनओ में जाते हैं। यानी वैश्वीकरण से एक तरफ ये खतरा तो आया कि बड़ी बड़ी संस्कृतियां छोटे पर हावी हो जाएं, पर दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला कि छोटी छोटी संस्कृतियों को, प्यारे बच्चों, एक मंच मिल जा रहा है। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों को भी अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है। बेटा बुक 2, अगला लेक्चर बुक 2 का ही है, मंडे को। हाँ, एक कह रहा है सर प्री बोर्ड देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। प्री बोर्ड क्या न्योता हकारी है क्या कि छोड़ दोगे? जरूर जाओ सर, आंसर राइटिंग भी कराइए एकदम 100% अगले हफ्ते से। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान दो कि जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, यानी एक तरफ ये डर है कि संस्कृति खतरे में पड़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ अच्छाई ये है कि छोटी छोटी संस्कृतियों को भी, प्यारे बच्चों, एक मौका मिलता है अपने आप को पूरी दुनिया में दिखाने का, प्रचलित करने का, बताने का। सर पॉलिटिकल साइंस का पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए
अब आगे देखते हैं कि भारत और वैश्वीकरण, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, फिर आलोचना पर आएंगे। यहां पर थोड़ा सा देखते हैं प्यारे बच्चों, भारत एवं वैश्वीकरण, भारत एवं वैश्वीकरण। देखो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जब हमारे देश को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो किस नाम पे बनाया? पहले उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर कब्जा किया, और बाद में हमारा शासन भी अपने हाथ में ले लिया। जहां के विचार ही कब्जे में आ जाए, वहां के लोग तो कब्जे में आ ही जाएंगे। इसलिए आजादी के बाद प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजादी के बाद भारत ने बंद अर्थव्यवस्था का निर्णय लिया। आजादी के बाद क्या होता है, जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सर पता नहीं कैसे जानता है मुझे, इवन सरनेम भी चलो ध्यान से, सर आपकी पुरानी कॉल में देखकर आया हूं। अच्छा बेटा, थैंक यू आदित्य। तो अब आजादी के बाद भारत ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद रहेगी भैया, रहने दीजिए, हमको किसी से व्यापार व्यापार नहीं करना है, हमको लूट के नालायकों ने फेंक दिया है, हमको अपने आप खड़ा होने दो। और प्यारे बच्चों, लगभग 1990 तक हमने बहुत ज्यादा बाहरी व्यापार या निजी संपत्ति इसको प्रमोट नहीं किया। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे चौपट हो रही थी, है ना। नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आ पा रही थी। हमारा जो विकास अर्थव्यवस्था के रूप में या जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। और इसलिए प्यारे बच्चों, आईएमएफ की सलाह पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर 1991 में प्यारे बच्चों, जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिंह राव, और देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के कौन थे? वित्त मंत्री थे। इस समय लाया गया देश में नई आर्थिक नीति, ध्यान से समझिएगा बेटा, नई आर्थिक नीति लाई गई, और उसमें हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। एल माने लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। या उदारीकरण का मतलब क्या होता है? जितने कठोर नियम हैं व्यापार के, बाहर से पूंजी लाने के, जो हमने कठोर नियम बना रखे थे, सबको ढीला कर दिया। उदार माने ढीला कर देना, यानी बड़ा दिल दिखाना। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, बहुत सारी कंपनियां सरकार के हाथ में थी, सरकार ने कहा चलो निजी कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया के साथ हम जुड़ेंगे, व्यापार करेंगे, समाज और संस्कृति को जुड़ेंगे। यानी वैश्वीकरण को हमने इस वर्तमान हालत में जो बढ़ावा देना शुरू किया है वो 1991 में शुरू किया है। और बहुत हद तक हमारा यह निर्णय सही साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत आकर खड़ा हो गया है। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का भी विकास हुआ है, हमने अपने हर क्षेत्र में हमारे देश ने प्रगति की है और हमने अच्छा काम किया है। तो जो वैश्वीकरण है उससे भारत अछूता नहीं है। भारत ने वैश्वीकरण को जो है 1991 के बाद जगह देना शुरू किया है। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ करेक्ट बेटा, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, हम थोड़ा सा क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा देखेंगे वैश्वीकरण की आलोचना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वैश्वीकरण की आलोचना है, जाहिर सी बात है, यहां तक सबको समझ में आ गया? सर फुल मैराथन बुक फर्स्ट, हाँ बिल्कुल बेटा, अब मैंने बुक 1 करा दिया ना, 1 शॉट करके, तो अब जल्दी से मैराथन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी बुक 2 भी मंडे से शुरू कर रहा हूं मैं। तुम लोग डिस्टर्ब थे ना, अरे सर कब खत्म होगा, जनवरी तक कोर्स खत्म होगा। ले भैया, अभी 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो टेंशन मत लो बेटा, बस तुम लोग थोड़ा सा धीरज रखा करो। अच्छा, कल शाम को 6 बजे एक बड़ा बेहतरीन अनाउंसमेंट है, सब लोग आ जाना मिठाई उठाई लेके, ठीक है, अपना अपना मिठाई खुद लेके आना, मैं कुछ मिठाई नहीं खिलाऊंगा नालायक को। हाँ बेटा, WSF पे आ रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, आलोचना माने क्या होता है? सीधी सी बात है, कमी। तो भारत में वैश्वीकरण के 2 पक्षों से आलोचना होती है, भारत का पूरी दुनिया में ही। एक पक्ष है वामपंथ और एक है दक्षिणपंथ। देखो,
वामपंथ दक्षिणपंथ पे बहुत डिबेट नहीं करना है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं बेसिक अर्थ आपको सॉरी समझाऊंगा। सर प्लीज बता दीजिए नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट। बेटा नागरिक शास्त्र ही तो पढ़ा रहा हूं, ये नागरिक शास्त्र ही है। सर आपकी याद आ रही थी वो कह देता है बेटा। चलो ध्यान से सुनो, वामपंथ जो है, वामपंथ कहता है ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, पूरी तरह से साम्यवादी कह लो या समाजवादी विचारधारा के लोग कह लो। ये लोग किसको मानने वाले हैं? आर्थिक समानता, कि सब कुछ आर्थिक समानता होनी चाहिए, है ना। और निजी संपत्ति के विरोधी, पहले इसका मतलब समझ लो फिर बताएंगे आलोचना कैसे होता है। निजी संपत्ति के विरोधी लोग हैं और ये कहते हैं कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं रहनी चाहिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए। देखो ये लोग चाहते हैं ना, वामपंथ के जो लोग होते हैं ये लोग चाहते हैं कि सारा कुछ सरकार के हाथ में रहे, सारी संसाधन, सारी इंडस्ट्री, सारा व्यापार, सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे और लोगों में बांटे। कोई जरूरी नहीं है विदेशी कंपनियों को लाना और उनसे कंपटीशन करवाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब यहां के लोग आपस में कर लेंगे। सर रामनिवास में संस्कृत डिपार्टमेंट से हूं, मेरे पास ओनली पॉलिटी है, बाकी ओके बेटा। तो ये जो वामपंथ के लोग हैं ये साम्यवाद समाजवाद को मानने वाले हैं और ये लोग कहते हैं कोई आर्थिक प्रतिस्पर्धा की जरूरी नहीं है। दक्षिण पंथ जो है ये बेसिकली ये ज्यादातर आपको राष्ट्रवाद की बात करते हुए नजर आएंगे, है ना। भारत माता की जय, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए, ये सब संसाधन बाद में देख लेंगे। कोई जो है सब एक हैं, हिंदू राष्ट्र या जो मुसलमान कंट्रीज है मुस्लिम राष्ट्र, इस तरह की चीजें, मतलब थोड़े जोश वाले लोग ये हैं। और ये लोग मानते हैं कि एक न्यूनतम प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। न्यूनतम प्रतिस्पर्धा, ऐसा नहीं है कि ये लोग सामाजिक बराबरी के पक्ष में नहीं है, ये लोग भी हैं। न्यूनतम प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। ये लोग कहते हैं कि देखो अगर विकास करना है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन जरूरी है, ये नहीं कि सब कुछ आप बंद करके रख दीजिए, थोड़ा बहुत जरूरी है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसे देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मान लो ये बीजेपी है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, या थोड़ा बहुत कांग्रेस मान लो, इस तरह का। लेकिन प्यारे बच्चों ये दोनों वैश्वीकरण के विरोधी हैं। विरोधी मतलब आलोचना करते हैं, खुल के तो विरोध क्या ही करेंगे। अब तो बीजेपी भी मान लो दक्षिणपंथी है लेकिन वैश्वीकरण का विरोध तो नहीं कर सकती, लेकिन आलोचना करते हैं। क्या आलोचना करते हैं जरा सा देखते हैं। तो अगर मान लो हम दो हिस्सों में बांटे, ठीक है, वामपंथ और दक्षिणपंथ, ठीक है, दोनों लोगों की अगर आलोचना देखें कि क्या आलोचना है, दक्षिणपंथ और यहां वामपंथ। तो पहले वामपंथ की आलोचना देखेंगे। क्या आलोचना करते हैं ये लोग? कहते हैं वैश्वीकरण पूंजीवाद का समर्थक है। अच्छा, ये लोग ठहरे समाजवाद वाले लोग, और ये लोग कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण से पूंजीवाद बढ़ रहा है, निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए हम विरोध करते हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि आर्थिक असमानता आती है। ठीक है, ये लोग कहते हैं वैश्वीकरण से क्या आती है? आर्थिक असमानता आती है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सर इंग्लिश वाले, हाँ राहुल बिल्कुल। तो लोग कहते हैं देखो वैश्वीकरण क्या है? पूंजीवाद का सपोर्ट करने वाला है। दूसरा, वैश्वीकरण आर्थिक असमानता लाता है। मैंने वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि छोटे व्यापारी एवं किसान को नुकसान। ठीक है, छोटे व्यापारी किसान को नुकसान। इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि चौथे नंबर पे यहां लिख देता हूं, कल्याणकारी राज्य का अभाव। कल्याणकारी राज्य का अभाव। ये लोग कहते हैं जो सरकार है उसको तो कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन वैश्वीकरण में तो सरकार कल्याणकारी नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं सब। ये लोग कहते हैं कि भाई सरकार को तो कल्याणकारी होना चाहिए, सरकार को तो सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चिंता होनी चाहिए, पर वैश्वीकरण के कारण जो राज्य है, जो सरकार है, वो कल्याणकारी नहीं रह रही है, इसलिए वैश्वीकरण बिल्कुल बेकार है। तो वामपंथी भाई लोग जो है वो कहते हैं लाल सलाम, ये सब नहीं चलेगा, हटाओ, वैश्वीकरण सब बेकार है। अब आ जाइए दक्षिण पंथ के लोग। अब दक्षिण पंथ के लोगों से कहा जाता है बताओ भाई वैश्वीकरण होना चाहिए? कहते हैं नहीं नहीं, हाँ होना चाहिए, थोड़ा प्रतिस्पर्धा जरूरी है। फिर कहते हैं यार वैश्वीकरण की वजह से संस्कृति बिगड़ रही है, ये वैलेंटाइन डे सब मना रहे हैं, सब आई लव यू, हेलो हेलो जानू कर रहे हैं, हाँ बेकार है, बंद करो, भारत माता की जय। तो ये लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता का खतरा। ये लोग कहते हैं, आलोचना करते हैं कि वैश्वीकरण से
सांस्कृतिक समरूपता का खतरा है ना। ये विदेशी संस्कृति हमारे आ रही है हमारे देश में, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। हम लोग कहां, ये सब बकवास है, बड़ा बंद करो। फिर कहा जाता है अच्छा बताओ थोड़ा बहुत विदेशी कंपनी आना चाहिए, कहते हैं हाँ आना तो चाहिए। तो छोटे, तो हमारे देश वालों को क्या होगा, बोले हाँ यार भारत माता की जय, स्वदेशी को नुकसान। कहते हैं छोटे एवं स्वदेशी उद्योग को नुकसान, स्वदेशी उद्योगों को नुकसान, ठीक है। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ वैश्वीकरण होना चाहिए, रूस चीन अमेरिका इनसे दोस्ती होनी चाहिए, बोलते हैं बिल्कुल, मोदी ट्रंप भाई भाई। फिर कहते हैं यार ये लोग निर्णय लेने से रोक रहे हैं, ट्रंप तो कह रहा है कि हम सीज फायर कराएंगे, बोला बेकार है, वैश्वीकरण बंद करो, हमारी संप्रभुता कमजोर हो रही है, जो शुरू में बताया था। तो ये लोग कहते हैं राज्य की संप्रभुता कमजोर हो रही है, राज्य की संप्रभुता कमजोर, ट्रंप मुर्दाबाद। तो इन आधारों पर प्यारे बच्चों दक्षिणपंथी लोग विरोध करते हैं वैश्वीकरण का, और प्यारे बच्चों इन आधारों पे वामपंथी लोग विरोध करते हैं। अगर मैंने आपको ये बात समझा दी तो कमेंट बॉक्स में इतना आग लगाओ कि गर्मी से जो है ना स्टूडियो में मुझे तुरंत एसी चलाना पड़ जाए, इतना आग लगा दो आज। अगर ये समझ में आ गया और मजा आ गया, मजा का ही प्रबंध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब आर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं उनको मजा चाहिए, मजा नहीं आ रहा सर। आ गया मजा कि नहीं? हाँ बेटा ये सभी बोर्ड का है मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी है, जाके एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक लाइन मेरी गूंजेगी वहां। मैं चाहता तो पूरा छाप के ले आता, पर हम वो काम नहीं कर पाते हैं भैया, हम साथ में लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो वैश्वीकरण का दो तरीके से विरोध होता है, वामपंथी लोग एक तरफ करते हैं, दक्षिणपंथी लोग एक तरफ करते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि वैश्वीकरण की आलोचना लिखिए तो भी पूरा लिख दीजिए, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या करते हैं आलोचना वो लिखिए तो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल प्रभाव पूछे तो मैंने ऊपर दोनों मिला के बताया है, अच्छी बातें बताई हैं और खराब बातें भी बताई हैं, वो वाला प्रभाव लिख दीजिए, तो आपको हर तरीके से ये चीजें याद हो जाएंगी, इसमें कुछ बच नहीं जाएगा। वाह भाई वाह सर, थोड़ा चलो। अब प्यारे बच्चों में कुछ ऐसे संस्थान है, जैसे एक संस्थान है WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम, ये वैश्वीकरण की आलोचना करता है, पूरी दुनिया में घूम घूम के बताता है कि वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता आती है। और 2001 में पोर्ट एलगेरे में इसकी पहली बैठक हुई थी प्यारे बच्चों, इसकी पहली बैठक हुई थी 2001 में, पोर्ट एलगेरे में इसकी पहली बैठक हुई थी। 2004 में मुंबई में भी इसकी बैठक हुई थी, मुंबई, ध्यान रखिएगा। और इसी का एक छोटा भाई है ISF, इंडियन सोशल फोरम, ये इंडिया में काम करता है वैश्वीकरण के खिलाफ, इंडियन सोशल फोरम, ये भारत में काम करता है वैश्वीकरण के बारे में अवेयरनेस फैलाने में। तो ये प्यारे बच्चों वैश्वीकरण है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, दुनिया के समाज को, दुनिया की संस्कृति को, दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। लोगों का, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है वैश्वीकरण, है ना। पूरे विचारों का, वस्तुओं का, सेवाओं का आना जाना प्रवाह है, वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जहां पर लोगों का, विचारों का, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होता है। या कह सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, विचार, लोग, इन सब का एकीकरण हो, वो वैश्वीकरण है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, या सांस्कृतिक, सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से दुनिया के में जब समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता है, वो वैश्वीकरण है। पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वो वैश्वीकरण है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है टेक्नोलॉजी या तकनीक, जिसे कहा जाता है। अब आओ चलो हाथ हाथ झाड़ लो, आओ दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं कि हाँ भैया गई भैंसिया पानी में कि बची है। ठीक है, चलो पहला सवाल, वैश्वीकरण क्या है बताइए, इसका क्या आंसर होगा सब लोग। बेटा वैश्वीकरण की स्थापना नहीं होती है कुछ, कहां कब से जैसे भारत में तेजी से 1991 से बढ़ना शुरू हुआ है। सर चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब मैं जबरदस्ती का टॉपिक घुसा दूं क्या, इंटरेस्टिंग बनाया गया है इसको।
है ना, मुझे पता है ना कहां से इंटरेस्टिंग तुम लोग। अच्छा, कल शाम को 6 बजे कोई मत भूलना भाई, सब आ जाना, सब दोस्त, हर आदमी 2-2 स्टूडेंट्स को लेकर आएगा कल 500 लाइव सब लोग रहेंगे तो बड़ा धमाका करूंगा एक। सर वैश्वीकरण के अंतर्गत दूसरे कंट्री में रह, बेटा दूसरे कंट्री में रहोगे कि नहीं रहोगे ये तो नियम कानून के हिसाब से तय होगा, पर एक दूसरे के देशों में रहना, स्थापित होना, ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आता है। सही जवाब बहुआयामी घटना है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों पक्ष शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता कैसे होती है, बताइए। वैश्वीकरण के कारण, भारत में वैश्वीकरण कारण बेटा 1991 से माना जाएगा। मुझे इंटरेस्ट, अरे आकांक्षा पकड़ो इसको। क्या सर कल सर यूट्यूब में धमाका होगा, टेलीग्राम में धमाका होगा? हाँ, टेलीग्राम लाइव में कल फिर आऊंगा। कल मैं टेलीग्राम में 11 या 12 बजे के आसपास फिर लाइव आऊंगा, ठीक है। या चलो शाम को आता हूं, शाम को सब लोग घर पे रहोगे, कुछ लोग स्कूल भी रहते हैं। शाम को 4 बजे मैं लाइव आऊंगा टेलीग्राम, 4 से 4:30 के बीच में। टेलीग्राम है अवनीश सर का बुलडोजर गैंग, सर्च कर लेना, अवनीश सर का बुलडोजर गैंग। आज मैं पक्का स्कैनर डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सही जवाब कमजोर हो जाती है, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन वैश्वीकरण का आलोचक है, जल्दी बताइए। निम्न में कौन वैश्वीकरण का आलोचक है, जल्दी बताइए। निम्न में कौन वैश्वीकरण का आलोचक है? और आप लोग बाद में भी वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को देख के कमेंट जरूर लिखा करिए वीडियो में, ठीक है। अपने विचार, अपनी चीजें लिखा करिए। 5 बजे, अच्छा चलो 5 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है। सही जवाब WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, करेक्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम। चलिए, वैश्वीकरण किस विचारधारा के नजदीक है? वैश्वीकरण किस विचारधारा के नजदीक है, बताइए। वैश्वीकरण किस विचारधारा के नजदीक है, बताइए। बिल्कुल ठीक, वैश्वीकरण में है वहां आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, वहां पर अर्थव्यवस्थाएं खुली होनी चाहिए, वहां पर निजी स्वामित्व की भी बात होनी चाहिए, तो वो पूंजीवाद के करीब है, ठीक है। और इसीलिए इसका विरोध भी कई बार होता है, पूंजीवाद के करीब है। चलिए, वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। असत्य है बेटा, असत्य। कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको, कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। कौन सा कथन असत्य है, जल्दी बताइए। बस कोई बात नहीं बेटा, 5 क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोलने लगाया। कौन सा कथन असत्य है? प्यारे बच्चों, आर्थिक समरूपता नहीं, सांस्कृतिक समरूपता होती है, सांस्कृतिक समरूपता। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की शानदार, मजेदार, दमदार, जानदार, हिलाने वाली दार, एकदम हल्कादार, मजेदार, जो कह लो, दुनिया हिला देने वाली क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आई होप कि आपको वैश्वीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तबाह बर्बाद कर दिया होगा आपने वैश्वीकरण को। और हम लोग अब कल 6 बजे मिलेंगे एक धमाके के साथ। और जो क्लास मेरी होगी वो मंडे होगी, उसमें हम करेंगे बुक 2 का पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और थोड़ा सा इंडिया के भी पॉलिटिक्स के टर्म्स में और इंडिया के भी पॉलिटिक्स के हिसाब से अब चैप्टर्स को देखना शुरू करेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। आप लोग जो हमारे सेशंस है, चैनल है, इस पे पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, दोस्तों को भी बताते रहिए, ठीक है। तो कल शाम को 5 बजे टेलीग्राम पे लाइव मिलूंगा और कल शाम को 6 बजे यहां पर आपको एक धमाके के साथ लाइव मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।